गुड इवनिंग क्लास। मैं सीए संदीप सरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट जीएसटी और टैक्सेशन पढ़ाता हूँ मैं सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे। मेरा एम इन वीडियो लेक्चर्स का डालने का ये है कि स्टूडेंट्स को बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी वे पे इसको कैरी डाउन हो जाए। इस वजह से मैं ये सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। और आज हमारा जो एक टॉपिक है जो कि आपने काफी बार सुना होगा प्रोफेशनल के यहाँ पे, अगर आप लोग आर्टिकलशिप कर रहे होंगे या आप किसी भी काम में जा रहे हैं तो आरसीएम के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जीएसटी में आरसीएम क्या बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आज हम लोग आरसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटी में फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, आरसीएम का फुल फॉर्म होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या होता है ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आज इसको डिटेल में समझेंगे। जीएसटी की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज इसको होनी जरूरी है, जो कि मैं आज कुछ शुरू से आज आपको बताऊंगा कि टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, फिर फॉरवर्ड चार्ज के बाद रिवर्स चार्ज क्या होता है, क्या जरूरत पड़ी रिवर्स चार्ज की, और रिवर्स चार्ज अगर हमारे देश में लग रहा है सीजीएसटी एक्ट में तो किन किन सेक्शन से कहां कहां पे रिवर्स चार्ज लगता है। बेसिकली आज हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। इंटरेस्टिंगली बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ ओला, हाउ यूबर, ओयो, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, सर ये जीएसटी में कैसे कवर होते हैं। तो डोंट वरी, आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि रिवर्स चार्ज के बारे में जानने के पहले आपको बच्चों जीएसटी के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरे नोट्स है, ये मैंने पूरा चार्ट पहले से प्रिपेयर करके रखा है। इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन तो करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना भी जरूरी होगा कि जीएसटी में सर हु विल पे द टैक्स टू गवर्नमेंट। अच्छा सर, ये भी जानना जरूरी होगा। जी हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले अगर हम जीएसटी की शुरुआत करें तो आप मेरे को एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो सर कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, जीएसटी इज ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट टैक्स। देखो बच्चों, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन हमेशा ओपन है कि वो जिस बंदे की इनकम है उस पर डायरेक्टली टैक्स ले ले। जैसे कि हमारे देश में इनकम टैक्स है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि एवरी पर्सन who earns income more than maximum exemption limit suggested in our act will pay directly to the government। गवर्नमेंट के लिए ये टैक्स कलेक्ट करना बहुत ज्यादा सरदर्दी नहीं है, क्योंकि नंबर्स जो कमाऊ लोग हैं, मोदी जी ने भाषण में भी बोला था कि 5% या 10% ही जनता 90% इनकम टैक्स दे रही है। मतलब बाकी 90% तो भारत देश इतना गरीब है कि आधे से ज्यादा लोग बिलो प्रॉवर्टी लाइन रहते हैं या इतना नहीं कमाते कि उनके इनकम पे टैक्स है। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि आज के डेट में 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो रिबेट विवेट कैलकुलेट करके उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जब जीएसटी लॉन्च कर रही थी तो गवर्नमेंट के पास ये बहुत बड़ा टास्क था कि हु विल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये आया, क्यों ना मैं सारे कंज्यूमर, क्योंकि जीएसटी इज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स कंज्यूम करेगा, जो सर्विसेज कंज्यूम करेगा उस पे ये टैक्स रिकॉर्ड, ये टैक्स आएगा। चलो ये बात तो सर क्लियर हुई। तो सर टैक्स देगा कौन। तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था कि मोबाइल फोन की कंपनी को पकड़े, या मोबाइल फोन जिसको जिसको बेचा, वो एक रिक्शा वाला भी हो सकता है, वो एक अमीर आदमी भी हो सकता है। तो एक दिन में अगर पूरे भारत देश में 10 लाख कंज्यूमर बेचे, लेकिन जो सप्लायर है जो बेच रहा है उनके नंबर्स 1000 है, और एक एक सप्लायर 100 200 300 मोबाइल बेच रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा इजी हो जाता है कि वो सप्लायर को टैक्स, सप्लायर से बोले यू विल लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। अगर सप्लायर बोलता है कि मैं सामने वाले से जीएसटी चार्ज करना भूल गया, तो इट इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपने जितना पैसा लिया उसमें से आपको गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दे के रखी है, जैसे कि आप एक मिनट आप इस चार्ट में देख सकते हैं जो आपके सामने है। इसमें गवर्नमेंट ने कहा अगर सप्लायर, ये जो सप्लायर है ये टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में आता है,
तो उसको जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। सर ये टैक्सेबल पर्सन एक बार बताएंगे क्या होता है? देखो भारत देश में आपको हर एक बिजनेसमैन मिलेगा, छोटा बड़ा। जरूरी नहीं है कि सारे लोग क्या हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या जीएसटी में आ रहे हो। टैक्सेबल पर्सन को गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कि अगर आप पहला टैक्सेबल पर्सन 3 तरीके के होते हैं। वन बाय वन बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एकदम आराम से करेंगे, सबको समझ में आएगा। टैक्सेबल पर्सन सबसे पहले कौन होगा? टैक्सेबल पर्सन होगा वो बंदा जिसका एनुअल टर्नओवर पीछे के साल का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 20 लाख से ज्यादा एक्सीड करेगा। उसको 30 दिन का गवर्नमेंट टाइम देती है, 30 दिन के अंदर अंदर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाओ। ऐसा सेक्शन 22 ने बोला है। फिर सेक्शन 24 में गवर्नमेंट ने बोला है कि नो मैटर अगर आप टर्नओवर 2 लाख हो, 4 लाख हो, 20 लाख से कम हो, लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ सप्लायर में आएंगे तो हम आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये सेक्शन 24 में होता है। अच्छा आपने देखा होगा कि काफी लोग 20 लाख से नीचे आ रहे हैं, लेकिन उनका क्या है, वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस केस में क्या होगा सर? इस केस में गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि वॉलेंटरीली, मतलब हमने आपको नहीं बोला, आपने अगर अपनी इच्छा से वॉलेंटरी रजिस्टर्ड किए गए, रजिस्टर्ड होंगे जीएसटी एक्ट में, तो आप टैक्सेबल पर्सन होंगे और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि जीएसटी एक्ट में अप्लाई होते हैं वो आप पे भी अप्लाई होंगे। अच्छा सर, तो सर सप्लायर ने अगर सप्लाई की तो 2 पार्टी होगी, एक सप्लायर होगा, एक रेसिपिएंट ऑफ सप्लायर होगा। आप कोचिंग सर्विसेज में देखिए, अगर टीचर कोचिंग सर्विसेज दे रहा है तो जो कोचिंग है वो क्या है? सप्लायर ऑफ सर्विसेज। और जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि बीकॉम में पढ़ रहे हैं, कुछ सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? रेसिपिएंट। अब बताइए गवर्नमेंट टैक्स वैभव क्लासेस से मांगेगी या हर एक स्टूडेंट को बोलेगी भाई अपना जितना आपने टैक्स दिया उस पर जीएसटी दो? गवर्नमेंट कहेंगे हम तो स्टूडेंट के पास जाएंगे ही नहीं। हम किससे टैक्स मांगेंगे? अपना वैभव क्लासेस से मांगेंगे, बिकॉज यू आर a supplier and if you are registered under GST we considered you as a taxable person। जल्दी जल्दी बताइए टैक्सेबल पर्सन में कौन कौन आएगा? नंबर 1 सर, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर हमारा पीछे के साल का टर्नओवर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा होगा। नंबर 2, सेक्शन 24 ने बोला है कि कुछ पर्सन्स को हमको, जो ये हम जीएसटी के रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखेंगे, कुछ पर्सन्स को गवर्नमेंट ने कंपलसरी रजिस्टर्ड करने को बोला है। और तीसरा, अगर आप वॉलेंटरी रजिस्टर्ड होंगे, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो आपको टैक्सेबल पर्सन बोला जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो सप्लायर पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम मैक्सिमम जनरल केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बनाएंगे। फॉरवर्ड चार्ज ये कहता है गवर्नमेंट विल लेवी जीएसटी ऑन टैक्सेबल पर्सन। सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है गुड्स की सर्विसेज, हम उससे जीएसटी मांगेंगे। जरा इस चार्ट को देखिएगा, मैं 1 मिनट आता हूँ इस चार्ट पे। सप्लायर ने क्या किया? रेसिपिएंट को सप्लाई दी। और रेसिपिएंट को किस चीज की सप्लाई दी? कोई सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज दिया। अब उसने बिल दिया 10,000 रुपए का, इस पे जीएसटी कितना चार्ज हो रहा है? 1800 रुपए। तो रेसिपिएंट जब सप्लायर को पेमेंट करेगा वो कितना पेमेंट करेगा सर? 11,800। अच्छा सर, ये 1800 रुपए ये आराम से कलेक्ट करेगा और ये पैसा ये गवर्नमेंट को जाके जमा करवा देगा सर। शाबाश, बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट के पास इनफ्लो कितना है? 1800 रुपए का। सप्लायर के पास कितना पैसा आया? 10,000 रुपए। इस बात को हम कहेंगे फॉरवर्ड चार्ज अंडर जीएसटी, जहां की गवर्नमेंट क्या कहती है? सप्लायर विल लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर की जो बात हो रही है, तो सप्लायर इज द टैक्सेबल पर्सन होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर सप्लायर टैक्सेबल पर्सन नहीं होगा
तो हम उससे कैसे चार्ज करेंगे बताओ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट बिल्कुल सुपर क्लियर है सर। मतलब आप कह रहे हैं कि जब भी सप्लायर सप्लाई करेगा गुड्स और सर्विसेज की, तो ये जनरल रूल है कि जीएसटी का पैसा हम किससे मांगेंगे? जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, सप्लायर्स ऑफ गुड्स के, या सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो कोचिंग के केस में क्या होगा सर? वैभव क्लासेस पे करेगा जीएसटी। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर, और बताइए। फिर एक केस आया जो गवर्नमेंट ने बोला कि हम सप्लायर से नहीं बल्कि रेसिपिएंट से ही पैसा लेंगे। सप्लायर आउट ऑफ द पिक्चर हो गया। सप्लायर से बोला गया कि आपसे हम जीएसटी का पैसा चार्ज नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे? रेसिपिएंट के। तो सर ऐसा होता है क्या? गवर्नमेंट ने काफी ऐसे केसेस, लॉजिकल केसेस बनाए हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, यहाँ पे एक और सेक्शन है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। इन 3 केसेस में गवर्नमेंट ने आरसीएम बना के रखा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलता है कि हम सप्लायर को टैक्सेबल नहीं करेंगे, अदर देन सप्लायर को हम जीएसटी के एम्बिट में लाएंगे। सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए तो क्लियर होगा। मैं देता हूं। हमारे देश में जैसे हम लोग जब सप्लाई पढ़ रहे थे, तो याद करो हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई भी इंसान बाहर के देश से सर्विसेज इंपोर्ट कराएगा, सर इसका मतलब क्या हुआ? लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया। लेकिन अगर वो सर्विसेज कहाँ पे ले रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई उसका क्या है? इंडिया है। तो इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाता था। और मैंने बोला था चाहे बिजनेस पर्पस से हो या पर्सनल पर्पस से हो। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में इसको याद आया? 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में सप्लाई की डेफिनेशन में इसको लगाया जाएगा और इस पे जीएसटी लगेगा। हाँ सर याद है ये। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है, तो बता सकते हैं इसमें सप्लायर कौन है? सर ये फॉरेन वाला है जो आउटसाइड इंडिया बैठा हुआ है। तो क्या ये आउटसाइड इंडिया वाले बंदे के पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा? नो सर नहीं होगा। लेकिन जो रिसीव कर रहा है वो छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, वो काफी बड़ा आदमी होगा जो कि ये सर्विसेज रिसीव कर रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे? हम आउटसाइड इंडिया वाले को नहीं, जो रिसीव कर रहा है उस पे लाइबिलिटी डालेंगे। गवर्नमेंट उस पे लाइबिलिटी डालेगा कि आप हमको इसका जीएसटी का क्या करिए? जीएसटी पे करिए। अगर आप इतने ही बड़े हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि आप अपना अपना सर्विस बाहर से ले रहे हैं, तो आपके पास इतना दम तो होगा कि आप टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में आए। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रेसिपिएंट क्या है? सपोज का इस केस में इन इंडिया वाला सप्लायर कहाँ का था? आउटसाइड इंडिया का था। अगर इसने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के केस में इंपोर्ट वाला बता रहा हूं, ऐसे तमाम केसेस हम देखने वाले हैं जहां पे गवर्नमेंट सप्लायर को चार्ज नहीं करेगी। ठीक है सर। तो इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई इसने क्या किया? 10,000। अगर सप्लायर बोलेगा मुझे जीएसटी का पैसा दो, तो रेसिपिएंट बोलेगा भाई साहब मैं जीएसटी का पैसा अपने गवर्नमेंट को दे दूंगा, क्योंकि रूल में लिखा हुआ है कि इस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा एंड रेसिपिएंट विल डायरेक्टली पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। इतनी बात सर समझ में आती है? तो ये सप्लायर हो गया। गवर्नमेंट को इसने कितना पैसा दिया? रेसिपिएंट ने 1800 रुपए। गवर्नमेंट के पास कितना इनफ्लो आ गया? इसने वैल्यू और सप्लाई कितनी की? तो सप्लाई के पास 10,000 पहुंच गया। और गवर्नमेंट इस रेसिपिएंट के दो खर्चे, रेसिपिएंट ने 10,000 रुपए सप्लायर को दिया और 1800 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया। तो सर ये थोड़ा सा समझाइए, आरसीएम किस किस केस में लगता है? तो आरसीएम बच्चों 3 केसेस में लगता है, 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4, 9 सबसेक्शन 5। तो आज हम लोग आरसीएम के बारे में जान रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बड़ा अच्छा
समझाने के लिए आपको 9 सबसेक्शन 5 ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। आपने इससे पहले भी इसके बारे में काफी सुना होगा। ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में आता है। इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर, कौन होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर? सर बताइए, आप ही बताइए। आपने ओला सुना है? आपने ओयो सुना है? आपने यूबर भी सुना होगा। आपने बुक माई शो सुना होगा। और आपने क्या सुना होगा? मेक माई ट्रिप।